बेटा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बीसी इज अ सोल ट्रेडर, ठीक है, प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस फॉर हिज अकाउंट्स ऑन 31st August 2000 एंड 31st August 2022, यानी कि जो इसका ईयर एंड हो रहा है वो 31st August 2022 को हो रहा है। मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर लेता हूँ। इसका जो ईयर एंड हो रहा है वो 31st August 2022 को हो रहा है। तो इसके आगे बेटा बोल रहे परचेजेस दी हुई हैं, रेवेन्यू दिए हुए हैं, सेल्स रिटर्न है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, कैपिटल एट स्टार्ट है, बैंक की वैल्यू है, सारी ये चीज़ें आपकी ट्रायल बैलेंस की दी हुई हैं। ये ट्रायल बैलेंस है, इसमें मतलब बस आप रिकॉर्ड करते हो डेबिट और क्रेडिट साइड पर, दोनों साइड आपस में इक्वल आनी चाहिए। ये देख लो, जैसे ये साइड और ये साइड बराबर आ रही। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है 12,000। कमीशन रिसीव था आपका $800 का, वो ओइंग था, यानी कि कमीशन रिसीव जो था वो आपको देना था एट 31st August 2022। ईयर एंड में जब आप बैठे तो आपने देखा कि यार कमीशन रिसीव जो है, जो आपका ओइंग कैरेड डाउन है, वो बेसिकली है $800। Balance shown for salaries covers 11 months to 31st July 2022. Salaries for August 2022 are due and unpaid. There are no salary increases over the previous 12 months and an equal amount is paid each year. अब वो कह रहे हैं कि भाई जो बैलेंस आपका सैलरी का शो हो रहा है वो बेसिकली है 11 महीने का, ठीक है, यानी कि जुलाई का। जो सैलरी अगस्त की है वो ड्यू एंड अनपेड है, यानी कि ओइंग है, ये आपको पे करनी है। सैलरी में कोई इजाफा इंक्रीज नहीं हो रहा, सैलरी आपकी बिल्कुल भी बढ़ नहीं रही। यहाँ पे सैलरी आपको दी हुई है 53,900। अब आप 53,900 को डिवाइडेड बाय 11 करें तो आपके पास आ जाएगा 4,900। तो 4,900 सैलरी जो है वो ओइंग है। 12वें महीने की जो सैलरी है वो आपको देनी है, वो अभी तक आपने दी नहीं है, और पर मंथ आप सैलरी पे करते हो $4,900। आगे बेटा बोल रहे हैं 31st August 2022 रेट्स वर प्रीपेड बाय $300, यानी कि पेड इन एडवांस। जो क्लोजिंग आपके प्रीपेड रेट्स थे वो थे $300। रेट्स आपका एक्सपेंस होता है, रेंट एंड रेट्स। इंश्योरेंस इंक्लूडेड $700 कवरिंग अ प्राइवेट इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर बीसी। बीसी ने जो है वो एक अपनी प्राइवेट इंश्योरेंस ली होगी, उसने गलती से उसको क्या किया, अपने बिजनेस की इंश्योरेंस में इंक्लूड कर दिया। अब जो देखें फर्क ये है कि इसको बिजनेस की इंश्योरेंस में इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो बेसिकली आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है वो ये है कि जो आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप सेपरेटली ट्रीट करते हो फ्रॉम द बिजनेस। सेम नहीं ट्रीट कर सकते, मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि यार जो मेरे बिजनेस की ट्रांजैक्शन है और जो मेरी पर्सनल ट्रांजैक्शन है वो सेम है, दैट्स नॉट पॉसिबल। अब वो कह रहे हैं रिपेयर्स इंक्लूडेड 4,000 दैट इज रिलेटेड टू न्यू अटैचमेंट फॉर मशीनरी। अब जब आप अटैचमेंट फॉर मशीनरी की बात करते हो तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करोगे, ठीक है, क्योंकि ये मशीन की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, एनहांस करेगा $4,000 से। मशीनरी को बेटा आप डिप्रिशिएट कर रहे हो यूजिंग 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। पूरे साल की डिप्रिसिएशन बेटा आप चार्ज करोगे, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल। आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपका डेट ऑफ परचेज क्या है या डेट ऑफ सेल क्या है, आप पूरे साल की डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे। देयर आर नो डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर। कुछ बेचा भी नहीं है आपने साल में, बीच में, प्रेमिसेस आर नॉट डिप्रिशिएटेड, और प्रेमिसेस जो है उनको आप डिप्रिशिएट नहीं करते। अब बेटा जल्दी से सेल्स की वैल्यू को देख लेते हैं। अब अगर आप ऊपर क्वेश्चन में जाएं तो रेवेन्यू बेटा यहाँ पे है आपके पास 231,500 और 3,600 का आपका सेल्स रिटर्न है। तो 231,500 और 3,600 को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट सेल्स आ जाएंगी 227,900। लॉजिक बहुत सिंपल है, वही सेल्स की वैल्यू तो उसने आपको ओवरऑल दी हुई है, लेकिन उसमें से कुछ सेल्स रिटर्न भी हुई है। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है कि कस्टमर ने गुड्स खरीदे थे बट कस्टमर ने बाद में आपको गुड्स वापस कर दिए, रिटर्न कर दिए। तो अगर कस्टमर गुड्स मुझे रिटर्न कर रहा है, वापस कर रहा है, तो जाहिर है वो सेल्स में काउंट थोड़ी होगा, इसलिए मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूँगा। फिर बेटा हमारे पास आगे जो है वो आपका, हमारे पास आगे जो है वो आपका है ओपनिंग इन्वेंट्री 11,100। ये आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है बेटा। परचेजेस कितनी है, 120,000। ये आपको नजर आ रहा होगा, 120,000 की आपकी परचेजेस हैं।
और इसके अलावा कैरेज इनवर्ड्स है बेटा 400। कैरेज इनवर्ड्स का आपका 400 है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री नीचे दी हुई है बेटा आपको 12,000, ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये आप माइनस करोगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे। यहाँ तक हमने चीज़ें देख ली हैं। अब हम इन वैल्यूज को अपने पास लिख लेते हैं। सेल्स, सेल्स की वैल्यू है 231,500 माइनस सेल्स रिटर्न की बेटा वैल्यू है 3,600। नेट सेल्स आपके पास हो जाएंगी 227,900। फिर इसके बाद बेटा अगली चीज आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री है बेटा आपके पास 11100। फिर इसमें आप ऐड करेंगे परचेजेस, कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है आपके पास। परचेजेस की वैल्यू है 120,000। फिर बेटा आपके पास है कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स बेसिकली होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आप अपनी इन्वेंट्री के लिए पे करते हो जब आप उसको अपने फैक्ट्री में लेकर आते हो, ऑफिस में लेकर आते हो या अपने आउटलेट में लेकर आते हो, तो उसको हम कैरेज इनवर्ड्स बोलते हैं। और फिर बेटा आपके पास है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपके पास 12,000। अब इसमें से आपको ऐड कर लें 12,000 माइनस कर लें तो आपके पास आ जाएगा 119,500। अब आप करें बेटा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपको पता चल जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बेटा आपके पास आएगा 108,400। फिर उसके बाद अगली चीज़ है आपके पास अदर इनकम्स, जिसमें आपके पास आ जाएगा कमीशन रिसीवेबल। कमीशन रिसीवेबल में एक एडजस्टमेंट थी बेटा, यहाँ पे वो बोल रहा था कमीशन रिसीवेबल 800 वाज ओइंग एट 31 अगस्त 2022। तो कमीशन रिसीवेबल आपका ओइंग था $800, तो आपने क्या करना है 2200 में 800 ऐड कर देना, तो आपको पता चल जाएगा आपका टोटल कमीशन। तो इसके अंदर आप दो 800 ऐड कर देना, तो 2,200 प्लस 800 करेंगे तो आपके पास कमीशन आ जाएगा बेटा 3,000। 2,200 प्लस 800। डिस्काउंट रिसीव भी है 1,400। डिस्काउंट रिसीव आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये भी आपकी अदर इनकम का पार्ट है, $1,400। तो ये भी आप इंक्लूड कर दें यहाँ पे। डिस्काउंट रिसीव 1,400, इन दोनों को बेटा ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 4,400 बन जाएगा। ये आप ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करेंगे। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास अगले आ जाते हैं एक्सपेंसेस। अब मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि एडजस्टमेंट्स को हमेशा पहले सॉल्व कर लें, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि बाकी चीज़ें जो आपके पास जस्ट कॉपी पेस्ट करनी है, बस आप ऊपर से उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा हमने सैलरीज वाली एक चीज़ देखी थी। सैलरीज वाला मैंने आपको बताया था कि वो कह रहा है कि ये 11 महीनों की जो सैलरीज ऊपर दी हुई है ना, वो आपको 11 महीनों की दी हुई है और 12वें महीने की इंक्लूड नहीं हुई, तो वो इंक्लूड होनी चाहिए। तो अगर आप सैलरीज देखेंगे तो जो ट्रायल बैलेंस में सैलरीज की वैल्यू मेंशन्ड है वो है 53,900। तो 53,900 को आप डिवाइडेड बाय 11 कर देंगे तो आपको पर मंथ पता चल जाएगा। पर मंथ सैलरी होगी बेटा 4,900। अब 53,900 में 4,900 जो है वो ओइंग था, मतलब वो आपको पे करना है, तो इसीलिए आप 4,900 ऐड करेंगे 53,900 में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा, आप यहाँ पे बेटा एक्सपेंसेस में लिखेंगे सैलरीज। सैलरीज के अंदर आप 4,900 ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये ओइंग है।
तो 53,900 प्लस 4,900 ये बन जाएगा आपका 58,800। ये आपकी सैलरीज की वैल्यू हो जाएगी। इंश्योरेंस में बेटा वो कह रहा था कि 700 जो है वो प्रीपेड है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की वैल्यू जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है दैट इज 9,600। तो 9,600 में से आप 700 निकाल दें तो आपके पास कितना बचेगा, 8,900। रिपेयर्स में भी बेटा एक एडजस्टमेंट थी। अब रिपेयर्स में उसने ये बोला था हमें कि $4,000 की जो रिपेयर्स हैं वो आपके एसेट की अटैचमेंट में के लिए थी, गलती से आपने रिपेयर्स में डाल दिया। वो एक्चुअली में रिपेयर्स की वैल्यू नहीं है, वो आपके कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था 4,000। गलती से आपने रिपेयर्स में डाल दिया तो इसीलिए आप 4,000 माइनस करेंगे। रिपेयर्स की बेटा वैल्यू ऐसे मेंशन किया है क्वेश्चन में, रिपेयर्स की वैल्यू मेंशन्ड है 12,400। अब 12,400 रिपेयर्स की वैल्यू है, उसमें 4,000 जो है वो आपका आपने एरर की है, एरर ऑफ प्रिंसिपल के गलत क्लास ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। वो आपके एक्सपेंस का पार्ट नहीं है ये 4,000, ये आपके एसेट में जाना चाहिए था, गलती से आपने एक्सपेंस में डाल दिया। तो इसीलिए 4,000 आप माइनस करोगे 12,400 से और आपके पास आएगा बेटा 8,400। फिर उसके बाद रिपेयर्स के बाद आपके पास अगली चीज है बेटा क्या कहते हैं, रेट्स। रेट्स में बेटा एक एडजस्टमेंट थी, रेट्स की हमने एडजस्टमेंट देखी थी। रेट्स जो है वो आगे प्रीपेड हैं $300 से। रेट्स की जो वैल्यू वैसे मेंशन्ड है वो है 6,000। तो 6,000 में से 300 माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 5,700। ठीक है, 6,000 में से 300 माइनस कर दें तो 5,700 आ जाएगा। फिर इसके बाद बेटा हमारे पास अगली चीज है डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन में थोड़ी टेक्निकलिटीज हैं। डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी में थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो पॉलिसी देखते हैं डेप्रीसिएशन की है क्या। यहाँ पे पॉलिसी बेटा मेंशन है, मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज रिगार्डलेस ऑफ डेट ऑफ परचेज। यानी कि आप जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करेंगे डेप्रिसिएशन का और पूरे साल की डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे। अब जो कॉस्ट आपको दी हुई है मशीनरी की बेटा वो कितनी है, मशीनरी की जो कॉस्ट है वो है 52,000। तो 52,000 में 4,000 आप ऐड कर दोगे, इसमें से आप बेटा माइनस करोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो आपका है 28,400, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर को 20% से, यानी कि 52,000 प्लस 4,000 56,000, 56,000 माइनस 28,400 मल्टीप्लाई बाय 20%। तो ये आपके पास हो जाएगा 27,600 मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास हो जाएगा 5,520। ये आपकी डेप्रिसिएशन है। क्या होगी डेप्रिसिएशन बेटा, 5,520। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद आपके पास है अगला डिस्काउंट अलाउड। अगर आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं तो वो आपका एक्सपेंस है, और अगर आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो वो आपके लिए इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम एंड डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस। तो डिस्काउंट अलाउड बेटा क्वेश्चन में कितना मेंशन है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है हमें डिस्काउंट अलाउड $600 का डिस्काउंट अलाउड है। इसके अलावा कोई और चीज़ तो नहीं रह गई हमारी, और कुछ तो बेटा नज़र नहीं आ रहा, तो मतलब यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है बेटा, अब इन सबको ऐड कर देंगे हम। इन सबको अगर ऐड करेंगे आप तो इनका सम बनेगा आपका 87,920। अब आपने करना क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करनी है। तो 108,400 प्लस 4,400 माइनस 87,920। तो आपके पास यहाँ पर आएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर या नेट प्रॉफिट।
यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली कर रहा हूँ 108,400 प्लस 4,400, तो ये बनेगा 112,800 माइनस 87,920। तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर 24,880। ये हो गया आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर। फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। अगले पार्ट में बेटा बोल रहे कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो आपने वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी सीखा था। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कर दें तो आपको वर्किंग कैपिटल पता चल जाएगा। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है। अब यहाँ मैं क्वेश्चन में देखूंगा कि मेरे कौन कौन से करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट में सबसे पहला करंट एसेट मुझे जो नजर आ रहा है वो है बेटा मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री। सबसे पहला करंट एसेट है मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि जो बैलेंस शीट आप बनाते हो एट ईयर एंड, जब साल आपका खत्म होता है। तो इसीलिए आप ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को नहीं लोगे बैलेंस शीट में, आप क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को लोगे बेटा। अच्छा, फिर इसके बाद बेटा आगे क्या बोल रहे हो, और हमारे पास और कौन से एसेट्स हैं। अ, एक तो ये बेटा एसेट है प्रीपेड रेट्स। और क्या एसेट है, ओइंग इनकम। ओइंग इनकम भी मेरा एसेट होता है। ओइंग इनकम का मतलब ये होता है कि यार मैंने किसी को सर्विस प्रोवाइड कर दी या मैंने किसी का काम कर दिया, बट उस बंदे ने अभी तक मुझे पेमेंट नहीं करी, तो ही ओज मी, मेरा वो एसेट है, उसके लिए लाइबिलिटी है। कमीशन रिसीवेबल मेरी इनकम है, अगर मुझे कोई बंदा पे नहीं कर रहा तो मेरा वो एसेट है, और उस बंदे के लिए वो लाइबिलिटी है। लॉजिक समझें, लॉजिक बहुत सिंपल है। वो बंदे ने मुझे पे करना है, बट मैं कह रहा हूं उस बंदे ने मुझे अभी तक पे नहीं किया। मैंने उसका काम कर दिया है बट उसने मुझे अभी तक कमीशन नहीं दिया। तो इट्स एन एसेट फॉर माय बिजनेस बट अ लाइबिलिटी फॉर हिज बिजनेस। तो इसीलिए कमीशन रिसीवेबल ओइंग है, तो ये एसेट है। अगर होता कमीशन रिसीवेबल वाज प्रीपेड तो मैं कहता ये मेरे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि एक बंदे ने मुझे एडवांस में कमीशन दे दिया है और अभी तक मैंने उसको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी। आई हैवेंट प्रोवाइडेड हिम एनी सर्विस, बट उससे पैसे मैंने एडवांस में रिसीव कर लिए। इसीलिए इस तरह का जो कमीशन होगा वो मेरा लाइबिलिटी होगी, अगर कमीशन रिसीवेबल प्रीपेड है। ओइंग एसेट, प्रीपेड लाइबिलिटी इनकम के लिए। एक्सपेंस के लिए तो सीधा हिसाब है, इनकम के लिए आप उल्टा करते हो। ओइंग आपका एसेट होता है, प्रीपेड आपकी लाइबिलिटी। ट्रेड रिसीवेबल्स की बेटा क्या वैल्यू है, ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू है 19,200, ये भी आपका एसेट है। सही है, तो आपके पास सारे आ गए बेटा एसेट्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री, कमीशन रिसीवेबल, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस रेट्स और ट्रेड रिसीवेबल। क्लोजिंग इन्वेंट्री 12,000। सर पहले फिक्स्ड एसेट्स नहीं आएंगे? बेटा आप वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हो ना, आप बैलेंस शीट नहीं बना रहे, हम सिर्फ वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हैं। तो सर वर्किंग कैपिटल के लिए पूरी बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है? नहीं ना, वर्किंग कैपिटल के लिए सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर जैसे वो तो आपकी टीचर से ये बोल रही ना कि जब आप बैलेंस शीट बनाओ तो साथ में वर्किंग कैपिटल भी निकाल के दिखाओ, जी सर। वो एक एक्स्ट्रा स्टेप है। वर्किंग कैपिटल जो मैंने आपको बताया था, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वर्किंग कैपिटल का कोई उससे ताल्लुक नहीं है। वर्किंग कैपिटल निकाला इसलिए जाता है ताकि आपको पता चल सके कि डे टू डे रनिंग ऑपरेशंस के लिए आपके पास कितने पैसे अवेलेबल। बैलेंस शीट को टैली करने के लिए आप अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू भी टैली कर सकते हो, बैलेंस शीट का इससे कोई ताल्लुक नहीं। बट वो डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉलो होते हैं। अब वो कह रही हैं तो आप कर लो, कोई मसला नहीं है, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो आपको डायरेक्ट वर्किंग कैपिटल बोले तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में मुझसे उसने डायरेक्ट मांगा है, तो मैं इसको डायरेक्ट वर्किंग कैपिटल निकाल के दे दूंगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं आपके पास 19,200,
कमीशन रिसीव्ड ओइंग 800, रेट्स प्रीपेड, रेट्स प्रीपेड का मतलब है पेड इन एडवांस रेट्स 300। इन सबको बेटा ऐड कर लें तो करंट एसेट्स का टोटल आपके पास बन गया 32,300। फिर इसके बाद है बेटा आपके पास करंट लायबिलिटी। मैं एक पार्शियल पोर्शन आपको बना के दिखा रहा हूँ बैलेंस शीट। करंट लायबिलिटीज में बेटा आपके पास क्या क्या है? ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स हैं 7,300। ठीक है, ये आपका करंट लायबिलिटी है। ये आपका करंट लायबिलिटी। और क्या है बेटा? और यहाँ पे है आपका सैलरीज ओइंग, एक महीने की सैलरी वो ओ करता था ना, तो ये भी तो आपकी करंट लायबिलिटी होगी ना। कितनी ओ करता था? हमने कैलकुलेट करा था ना, सैलरीज ओइंग 4,900। और इसके अलावा और क्या है? हाँ, अच्छा अब एक चीज आप देखो, जो बैंक का बैलेंस है ना बेटा, वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है। बैंक की जी नेचर सर। डेबिट होती है। अगर मैं बोलूँ कि बैंक का बैलेंस क्रेडिट पे आ रहा है तो इसका मतलब क्या तो होगा? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट। तो ये आपका ओवरड्राफ्ट है। देखो ये क्रेडिट साइड आपको नजर आ रही है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपकी करंट लायबिलिटी है। तो करंट लायबिलिटी में बेटा क्या जाएगा? ट्रेड पेबल्स 7,300, सैलरीज ओइंग 4,900, बैंक ओवरड्राफ्ट 4,100। इन तीनों का सम कर लें तो ये बनेगा 16,300। इसको इसमें से बेटा माइनस कर दें, 32,300 माइनस 16,300, तो ये आपके पास आ जाएगा 16,000। ये जो 16,000 है ये आपका वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। आपका वर्किंग कैपिटल आ जाएगा बेटा 16,000। आगे बेटा क्या बोल रहे हैं? BC has been making future plan of the business as he needs to purchase $6,000 of machinery immediately. There are two options to finance the purchase: on credit with full amount of $6,000 payable in 60 days, obtain $6,000 loan repayable in 5 years। वो कह रहा है भाई उसका प्लान है कि ना उसको परचेज करनी है $6,000 की मशीनरी और फौरन उसको खरीदनी। अब उसके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस परचेज को फाइनेंस करने के लिए। एक ऑप्शन उसके पास ये है कि वो क्रेडिट पे ले ले, $6,000 का क्रेडिट, मतलब उधार पे ले ले मशीन, और 60 डेज में उसकी पेमेंट कर ले। दूसरा ऑप्शन ये है कि $6,000 का लोन ले ले और 8% उस पर जो है इंटरेस्ट पे करे। तो इस पे आपको बताना है कि इसको क्या करना चाहिए, इस पे रिकमेंडेशन दें। तो भाई देखिए, अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि हम करेंगे क्या। ये भी टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब ये आपसे पूछ सकता है इस तरह का कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। देखिए सबसे पहली चीज तो, अगर वो उधार पे लेती है मशीन तो उसको ना सिर्फ ये $6,000 देने पड़ेंगे। सही है, कोई इंटरेस्ट इस पे नहीं देना पड़ेगा। उसको सिर्फ पे करना पड़ेगा ये $6,000, नो इंटरेस्ट, ओनली पे बैक द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ $6,000 एंड शी डजंट हैव टू पे एनी इंटरेस्ट। कोई इंटरेस्ट उसको नहीं देना। अच्छा ही है, तो उस बंदे को सिर्फ $6,000 देने पड़ेंगे और कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं देना पड़ेगा। और जो अमाउंट है वो रीपेएबल भी है 60 डेज के अंदर। लेकिन एक मसला भी है। मसला ये है कि इसकी जो बैंक है उसमें ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस है। अब जब सप्लायर भी देखता है कि यार आपको मैं कोई चीज उधार पे दे रहा हूँ, तो वो देखेगा ना कि यार आप क्या कहते हैं, आपका बैंक बैलेंस कैसा है, आपका पोर्टफोलियो साइज कितना है, आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। और अगर मुझे पता चले कि यार आपने ओवर
ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली हुई है, आपका बैंक बैलेंस अच्छा नहीं है, तो मैं बोलूंगा ना कि यार आपको लोन या आपको क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल करना वो प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो आप ये बोल सकते हो ना कि क्रेडिट में नॉट बी ग्रांटेड एज ऑलरेडी हैज एन ओवरड्राफ्ट, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, तो माइट बी पॉसिबल कि आपको क्रेडिट ना मिले। और इसका नेगेटिव साइड आप ये बोल सकते हो कि वर्किंग कैपिटल में भी रिड्यूस, वर्किंग कैपिटल आपका कम हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। जो ये ट्रेड पेएबल है ये आपकी लाइबिलिटी होती है, अगर आप उधार पे लेते हो तो ये आपके अदर पेएबल का पार्ट बनेगा, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। सर वर्किंग कैपिटल क्या लाइबिलिटी, बताता था? मैंने ये बोला बेटा कि अगर आप उधार पे ले रहे हो, उधार का मतलब है कि आप पेमेंट उसको बाद में करोगे। तो अगर आप उधार पे लेते हो मशीन, वो कह रहे हैं ना कि आप उधार पे खरीद लो क्रेडिट बेसिस पे, जी सर। अगर आप उधार पे लेते हो तो इससे आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी ना, और जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होने से आपका वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा ना। जी सर, वो समझ आ गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने मुझे बोला था अभी कि हम्म। वर्किंग कैपिटल कुछ बताता है, वो क्या बताता है? वर्किंग कैपिटल बेटा ये बताता है एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे इट्स डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस, बस। कि फर्म की ठीक कितनी है सर। एबिलिटी है कि फर्म्स जो है वो अपने डे टू डे रनिंग ऑपरेशंस के लिए जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो पे कर सकती है या नहीं। तो वर्किंग कैपिटल आपकी एबिलिटी को बताता है। अच्छा। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन टू पे। ऑप्शन टू बेटा बोल रहा है ऑब्टेन अ $6,000 लोन 8% रीपेबल इन 5 years। तो इसका आप क्या बोलेंगे? इसका आप ये बोलोगे कि भाई इसका ये है कि इंटरेस्ट ईच ईयर विल हैव टू बी पेड, ये नुकसान है इसका। इंटरेस्ट जो है आपका प्रॉफिट कम करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस होता है। लेकिन ये है कि क्या कहते हैं, लोन जो है उसमें आपका बस ये है कि वो आपकी कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपको तंग नहीं करेंगे, बस आपको लोन का अमाउंट रीपे करना है, बाकी बिजनेस जैसे चलाना है वैसे चलाओ। जैसे इक्विटी फाइनेंस में तो होता है ना कि वो आपके डिसीजन मेकिंग, ज़ाहिर है आप ओनर बना रहे हो किसी को, तो अब वो आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व करवाना पड़ेगा। और इक्विटी फाइनेंस की वजह से डाइल्यूशन होता है बिटवीन, डाइवोर्स होता है बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। लेकिन लोन के केस में ऐसा नहीं है। लोन के केस में आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है और लोन का अमाउंट रीपे करना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो भाई अगर इसको वो क्रेडिट वाली फैसिलिटी मिल जाती है तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि जाहिर है उस पर इसको इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ेगा, और उसको सिर्फ वो जो एक्चुअल अमाउंट है वही देना है, और 60 डेज के अंदर अंदर देना है। लोन का बस ये फ़ायदा है कि वो 5 साल के अंदर उसको रीपेमेंट करनी है, उसमें उसको 2 महीने में। अगर इसकी एबिलिटी है कि ये 60 डेज में पे कर दे और इसको क्रेडिट बेसिस पे मिल जाए, तो आई थिंक सो कि उसको ऑप्शन वन के लिए जाना चाहिए। हाँ, अगर ऑप्शन वन अवेलेबल ही ना हो, ठीक है, और अगर उसकी इतनी एबिलिटी ही नहीं है, या वो जो है फोरकास्ट करता है कि भाई उसकी इतनी एबिलिटी नहीं हो पाएगी कि वो 2 साल में रीपे कर सके, तो फिर लोन की तरफ चला जाए, क्योंकि वो आपको फिर 5 साल में रीपे करना। क्योंकि सारा मसला यही है ना कि भाई उसका बैंक अकाउंट जो है वो ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट में चल रहा है, यानी कि बैंक से भी उसने बोरो किया हुआ है। तो क्रेडिट फैसिलिटी मिलना टेक्निकली इसके लिए मुश्किल है। ठीक है बेटा, अगर लोन मिल जाए तो फिर लोन की तरफ जाए, लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वाला ऑप्शन हो तो मेरे ख्याल से इसको क्रेडिट बेसिस के लिए जाना चाहिए।